नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की शिक्षण विद्या हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना शिक्षण की विधियों का अध्ययन कर लिया था। उसके पहले मैंने 8 टेस्ट सीरीज भी डाली है जो आपने देखी होगी और इन वीडियो को भी देखा होगा। आप लोग जो मुझे सराहना दे रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आज अपन नाटक शिक्षण की विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं कि नाटक होता क्या है, नाटक का अर्थ क्या है। तो देखिए, नाटक शब्द नट धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है साथ साथ अभिनय करना। यानी नट और नटनी या कोई पात्र है जो साथ साथ अभिनय करते हैं उसको कहते हैं नाटक। पहले आपने देखा होगा कि नट और नटनी का अभिनय होता था जब मनोरंजन के साधन नहीं थे। उस समय नट नटनियों के जो नाटक होते थे या कोई पात्र बन के जो नाटक करते थे उसके द्वारा मनोरंजन किया जाता था। तो मनोरंजन का साधन ही एक नाटक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, नाटक नट धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है साथ साथ अभिनय करना। भरत मुनि के अनुसार किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। यानी किसी भी अवस्था में किसी का भी अगर अपन अनुकरण करते हैं तो उसको नाटक कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का रोल अदा किया या किसी कालिदास का रोल अदा किया या अभिज्ञान शाकुंतलम का रोल अदा किया, तो उन सबको अपन क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। कि किसी भी अवस्था में किसी के अनुकरण करना, किसी का अनुकरण करना ही नाटक है। किसी फिल्म के हीरो का भी अगर अपन अनुकरण करते हैं तो वो भी एक तरह का नाटक होता है। तो भरत मुनि कहते हैं कि किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं। आगे आइए, दूसरे शब्दों में नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है। नाटक है जो काव्य और गद्य का ही एक रूप है, जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, रस की अनुभूति कराती है। यानी जो नाटक है वो सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उनको आनंदित कराती है, वह होता है नाटक। उसमें नाटक या उसे नाटक या दृश्य काव्य भी कहते हैं। उसे नाटक या दृश्य काव्य भी कहते हैं। नाटक का दूसरा नाम ही दृश्य काव्य है। ध्यान रखना, दृश्य काव्य या नाटक एक ही चीज है जिसको देखकर या सुनकर रसानुभूति की जा सकती है। अकेला श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृश्य के द्वारा भी रसानुभूति होती है, तो इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं। अब आइए अपन, ये तो साधारणतया परिचय देख लिया, नाटक होता क्या है। आपका ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, दृश्य काव्य, नाटक या दृश्य काव्य, इसको ध्यान रखिएगा। आगे, नाटक शिक्षण के उद्देश्य। अब किसी भी चीज को कराने के पीछे कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, उसी प्रकार नाटक शिक्षण करवाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य निहित होते हैं कि शिक्षक नाटक का शिक्षण क्यों करवाता है या रोल प्ले अदा क्यों करवाता है। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना, कि छात्र नाटक को देखकर या खुद प्ले करके एक अच्छा मनोरंजन करे, जिससे वातावरण अच्छा बन सकता है। दूसरा, छात्रों को अपने देश की संस्कृति, प्राचीन महत्ता और गौरव, वर्तमान प्रगति से परिचित कराना। यानी नाटक के द्वारा हम छात्रों को देश की संस्कृति से परिचित करा सकते हैं, प्राचीन महत्ता से परिचित करा सकते हैं, हमारे गौरव, देश के अभिमान और हमारे देश की वर्तमान प्रगति से भी हम परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अपने देश तथा समाज की बदलती हुई परिस्थितियों से छात्रों को अवगत कराना। नाटक के द्वारा हमारे देश में जो परिस्थितियां बदलती जा रही है उससे छात्रों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सी कुप्रथाएं प्रचलित थी, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो इनके ऊपर हम नाटक प्रस्तुत कर कर देश में जो परिस्थितियां बदलती जा रही है उससे छात्रों को अवगत करा सकते हैं। जैसे आजकल दहेज प्रथा बंद होती जा रही है, सती प्रथा तो बंद हो ही गई है, विधवा विवाह शुरुआत हो गई है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां है उससे छात्रों को हम अवगत करा सकते हैं, देश की संस्कृति से परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आदर्श पात्रों
के उदात्त चरित्र चित्रण द्वारा छात्रों की भावनाओं का परिष्करण कराना। आदर्श जो पात्र है, जैसे आपने पन्ना अध्याय का नाटक देखे होंगे, आपने जैसे महाराणा प्रताप का देखा है, कर्मावती का देखा है, ऐसे बहुत सारी नाटक है जिसमें आदर्श पात्र है, उसके चरित्र के चित्रण द्वारा छात्रों के अंदर की भावनाओं को हम परिष्करण कर सकते हैं, शुद्धता ला सकते हैं। उन पात्रों से उनको कह सकते हैं कि इन पात्रों की जीवनी से आप भी कुछ सीखिए। जैसे भगत सिंह है, बहुत सारे ऐसे पात्रों के नाटक दे रखे हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना। नाटक पढ़ेंगे तो साहित्यिक अभिरुचि का विकास अपने आप होगा। छात्र और नाटक पढ़ने में रुचि लेंगे और साहित्य को पढ़ने में रुचि लेंगे। नेक्स्ट है छात्रों को भाव भंगिमाओं, देखो ये गलत टाइप हो गया है, भंगिमाओं ऐसे आता है, भंगिमाओं के विकास का असर देना। यानी नाटक करेंगे तो छात्र हाव भाव करेंगे, हाव वाणी में उतार चढ़ाव लाएंगे, तो इस प्रकार उनको भाव भंगिमाएं करने का अवसर प्रदान करते होता है नाटक के द्वारा। नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म का असर देना, मतलब स्वतंत्र होकर आत्म अभिव्यक्ति कर सकता है, आत्म प्रकाशन कर सकता है, स्वतंत्र होकर नाटक को प्रस्तुत कर सकता है, तो छात्रों में ये भावना पैदा करना। तो ये तो थे आपके उद्देश्य, मेन रूप से जो उद्देश्य थे उसको मैंने आपको बताया। अब अपना आ जाते हैं नाटक शिक्षण की विधियाँ। देखो बहुत सी बार पूछा जाता है नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि या नाटक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है या कम व्यय साध्य विधि कौन सी है, इस तरह के आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखो अपन सबसे पहली विधि देखते हैं, रंगमंच अथवा अभिनय प्रणाली। नाम से ही स्पष्ट है, रंगमंच पर जो अभिनय कराया जाता है, बनाए जाते हैं, पूरा स्टेज सजाया जाता है, प्रत्येक बालक को अपनी अपनी भूमिकाएं प्रदान की जाती है। उन भूमिका के अनुसार छात्र वेशभूषा धारण करते हैं, उनके डायलॉग्स याद करते हैं और वह रंगमंच पर जाकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। वो होती है रंगमंच तथा अभिनय प्रणाली। नाटक का मंचन रंगमंच पर छात्रों द्वारा किया जाए, वह होती है रंगमंच प्रणाली। यानी पूरा स्टेज तैयार कर दिया जाता है और एक एक पात्र आकर अपनी प्रस्तुति देता है, जिसमें सभी छात्र एक एक पात्र की भूमिका निभाते हैं तथा संवाद अच्छी प्रकार याद कर लेते हैं और फिर उनको जो जो पात्र मिला होता है उस पात्र का रोल वह रंगमंच पर जाकर अदा करते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। अब इस विधि में आगे क्या होता है, बालकों में रंगमंच पर अभिनय किए हुए नाटक का स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। जो भी उनको पात्र सौंपा जाता है उस पात्र का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिनय करने से छात्रों में अभिव्यंजना शक्ति विकसित होती है, क्योंकि उनको स्वतंत्र अभिनय करने का मौका मिलता है और ऐसा करने से छात्रों को नाटक की विषय वस्तु को उचित भाव भंगिमाओं द्वारा मूर्तिमान करने का अवसर भी प्रदान होता है कि वह अभाव के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसमें मेन एक ही दोष है और वो दोष है रंगमंच या अभिनय व्यय साध्य होता है, क्योंकि रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता है उसके लिए खर्चा अधिक लगता है, क्योंकि हम स्टेज तैयार करना पड़ता है, प्रत्येक पात्र की भूमिका अदा करने के लिए उनकी ड्रेसेस मंगवानी पड़ती है, तो बार बार उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता है वह व्यय साध्य अधिक होता है। दूसरा दोष इसमें है कि समय अधिक लगता है और अभ्यास की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि हमें रोल प्ले करना है स्टेज पे जाकर तो बार बार अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करने से इसमें समय भी अधिक लगता है और समय भी हमारा नष्ट हो जाता है। तो रंगमंच प्रणाली या अभिनय प्रणाली का मुख्य दोष है कि समय अधिक लगना और व्यय साध्य विधि माना जाता है, इसीलिए हर कक्षा में यह विधि पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कक्षा अभिनय प्रणाली। अब कक्षा अभिनय प्रणाली में क्या होता है कि कक्षा के अंतर्गत अभिनय जो कराया जाता है वो होता है कक्षा अभिनय प्रणाली। 40 मिनट के कालांश में नाटक के इस पाठ का अभिनय हो जाता है। 40 मिनट के अंतर्गत इस पाठ का अभिनय
हो सकता है, क्योंकि कक्षा कक्षा में कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी छात्रों को एक एक रोल दे दिया जाता है कि चलो ये आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, और उनके सब संवाद आते हैं, तो सिर्फ संवाद को उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत करना है। तो ये हम एक पीरियड के अंतर्गत कर सकते हैं। दूसरा, छात्र उतार चढ़ाव भावनाओं के साथ संवाद का वाचन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक को कोई वेशभूषा धारण नहीं करनी होती है, कोई रंगमंच नहीं होता है, सिर्फ छात्रों को खड़ा कर दिया जाता है और एक एक पात्र के, इस पात्र का आप वाचन करोगे, इस पात्र का वाचन आप करोगे, इस पात्र का वाचन आप करोगे, और इस तरह से वह उतार चढ़ाव के साथ पात्रों का वाचन, जो संवाद होगे उसका वाचन करेगा। इस प्रणाली में रंगमंच, दृश्य परिवर्तन, मंच सज्जा तथा पात्रों की वेशभूषा आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। न तो इसमें रंगमंच होता है, न दृश्य परिवर्तन होते हैं, न मंच सज्जा होती है, न वेशभूषा होती है। सिर्फ कक्षा में स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाता है और एक एक करके जो पात्र उनको दिया होता है उसका वाचन उनको करना होता है। यह प्रणाली निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत सर्वोत्तम विधि है। आपको पूछा जाए कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आप आंख बंद करके उत्तर दे देना कि कक्षा अभिनय प्रणाली सर्वोत्तम। सभी कक्षाओं के लिए वैसे तो कक्षा अभिनय प्रणाली ही सर्वोत्तम है, क्योंकि शिक्षण के दौरान हम रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत नहीं कर सकते। कोई कार्यक्रम हो तो जरूर हम नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर कक्षा के लिए तो यही कक्षा अभिनय प्रणाली ही सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रणाली के द्वारा छात्रों को वार्तालाप करने का प्रशिक्षण मिल जाता है, साथ ही रस भी उत्पन्न हो जाता है और मनोरंजन भी उनका हो जाता है, क्योंकि यह प्रणाली सर्वाधिक मान्य है। कक्षा में शिक्षक जाएगा, पात्र बना देगा, पात्रों के अनुसार छात्र वाचन कर लेंगे और वाचन करने से रसानुभूति भी हो जाएगी, छात्रों को वार्तालाप करने का भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है दोष। नाटक शिक्षण की प्रणाली में नाटक की व्याख्या नहीं हो पाती, जो जरूरी है। सबसे पहला दोष इसमें यही इसका दोष है कि सिर्फ छात्र पढ़ लेते हैं, शिक्षक का इसमें कोई रोल नहीं होता है, तो शिक्षक इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, और जब तक किसी चीज की व्याख्या नहीं होती है वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसका यही दोष है कि इसमें जो व्याख्या होनी चाहिए, जो जरूरी है पाठ को समझाने के लिए, नाटक को समझाने के लिए, तो वो व्याख्या इसमें नहीं हो पाती, इसलिए अच्छे से नाटक समझ में नहीं आता है। फिर भी कक्षा अभिनय प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। बार बार ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है कि सर्वोत्तम प्रणाली तो कक्षा अभिनय प्रणाली। अब तीसरा है आदर्श नाट्य प्रणाली। नाम से स्पष्ट है, सारा कार्य शिक्षक करता है, छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। कक्षा में शिक्षक जाएगा, पुस्तक लेगा, चलो आज हम इस नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, और नाटक के अंतर्गत जितने पात्र होंगे सभी पात्रों का वाचन, जो संवादों का वाचन स्वयं शिक्षक करेगा, सबकी भूमिका को अदा करते हुए। तो देखो, इसमें शिक्षक ही संपूर्ण नाटक को प्रस्तुत करता है, रंगमंच के कलाकार की भांति ही वह आदर्श अभिनय प्रस्तुत करता है। वह सभी पात्र खुद ही बनता जाता है और सबकी आवाज निकाल निकाल कर वह प्रस्तुत करता जाएगा। किसी की आवाज अगर वीर युक्त हो तो उस तरह से, किसी की धीरे से हो तो उस तरह से आवाज निकालेगा, और पूरा नाटक शिक्षक स्वयं ही पढ़ेगा। कक्षा में छात्र श्रोता और दृष्टा दोनों बन जाते, सुनते रहते और देखते रहते, उनका कोई काम नहीं होता है। इस प्रणाली में शिक्षक ही सक्रिय रहता है, छात्र बिल्कुल निष्क्रिय। और मैंने बार बार आपको समझाया, जिसमें छात्र निष्क्रिय होते हैं वह अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। छात्रों का मनोरंजन तो होता है, किंतु वे सीखते कम है, सुनते हैं, स्वयं कुछ भी करने को नहीं मिलता, इसलिए सीखते नहीं हैं। शिक्षक सारा समय नाटक के अभिनय करने में लगा देता है, इसलिए पाठ की मीमांसा नहीं कर पाता। अब यहाँ पर भी वही स्थिति आती है कि शिक्षक स्वयं पढ़ता जाता है, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, और जब तक व्याख्या नहीं करते पाठ अच्छे से समझ में नहीं आता है। व्याख्या के अभाव में नाटक के इस पाठ के अन्य उद्देश्य छूट जाते हैं। जो उद्देश्य की पूर्ति हमारे होनी चाहिए कि हम छात्रों को नाटक से परिचित कराए, उसकी भावनाओं से परिचित कराए, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, और जो उद्देश्य होते वह छूटे रह जाते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रणाली है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में भी शिक्षक ही अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक ही बोलता जाता है, व्याख्या करता जाता है, और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। वह विभिन्न पात्रों की वार्ताओं का वाचन करता है कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसमें व्याख्या के द्वारा पढ़ाया जाता है। कक्षा में उपयुक्त प्रश्न पूछकर भावों की व्याख्या करता है, बीच बीच में प्रश्न पूछता जाता है। शिक्षक शब्द व्याख्या भी करता है और काठिन्य निवारण भी शिक्षक करता है। माध्यमिक स्तर पर इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए माध्यमिक स्तर पर तो व्याख्या प्रणाली, उच्च प्राथमिक स्तर पर तो कक्षा अभिनय प्रणाली को सर्वोत्तम माना गया है। ये आप ध्यान में रख लेना, ये लाइन। नेक्स्ट आपका है समवाय प्रणाली। नाम से स्पष्ट है,
समवाय का अर्थ है सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर ऐसी प्रणाली को अपनाना जिसमें दोष कम से कम हो। सभी प्रणालियों के गुणों को इकट्ठा कर लेने का और कम से कम दोष हो और उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाए और अध्यापन विधि भी अपने आप में पूर्ण हो। सभी प्रणालियों का मिश्रण करके पढ़ा देने का जिसमें दोष कम हो, गुण ज़्यादा हो और अपन जो उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे वह हो जाए। पाठ भी पढ़ते जाओ, कक्षा भी नहीं भी हो गया, बीच बीच में व्याख्या भी करते जाओ, सारी चीजें इसमें करते जाओ। अध्यापन विधि भी अपने आप में पूर्ण हो। अध्यापक स्वयं विविध भाव भंगिमा द्वारा वाचन करे, उसके बाद छात्रों को भी पहले स्वयं शिक्षक वाचन कर ले, भाव भंगिमा के साथ छात्रों को वाचन करने का अवसर दे दे, अनुकरण वाचन करने का अवसर दे दे। इसके बाद शिक्षक पाठ की विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए सूक्ति, व्याख्या, काठिन्य निवारण, शुद्ध उच्चारण, समालोचना, पात्रों के चरित्र चित्रण आदि पर प्रकाश डाले। पहले क्या करे, खुद वाचन कर लेगा, फिर छात्रों को कहेगा आप भी वाचन कर लीजिए। आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया। उसके पश्चात छात्र उसके जो पात्र होंगे उसमें जो मेन चीज होगी उसके ऊपर प्रकाश डाल देगा, उसकी व्याख्या कर देगा, उसको अच्छे से समझा देगा और समझाने पर छात्रों को विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं और इस हम समवाय विधि से कक्षा में पढ़ाते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं, छात्रों को पढ़ा देते हैं, फिर हम एक एक पात्र के बारे में विस्तृत व्याख्या कर देते हैं, समझा देते हैं, तो छात्र नाटक को अच्छी तरह से समझ जाता है। तो समवाय प्रणाली ऐसे तो सर्वोत्तम प्रणाली है क्योंकि जैसे हम छात्रों को समझाना चाहते हैं उस तरह से इसको समझा देते हैं। पर अगर आपको माध्यमिक स्तर पर पूछे तो आपको व्याख्या प्रणाली बतानी है, आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो आपको बतानी है कक्षा अभिनय प्रणाली। आदर्श नाट्य प्रणाली सिर्फ शिक्षक के लिए होती है। यह भी ध्यान रखना कि नाटक शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सभी पात्र शिक्षक को ही रोल प्ले करना पड़ता है, तो वो होती है आदर्श नाट्य प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली में छात्रों के लिए होती है और रंगमंच प्रणाली में खर्चा अधिक होता है और शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन करता है और छात्र रंगमंच पर जाकर अपना रोल प्ले करते हैं। व्यय साध्य विधि मानी गई। सर्वाधिक व्यय साध्य विधि को पूछी जाए तो रंगमंच प्रणाली आपकी सर्वाधिक व्यय साध्य विधि मानी गई है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नाटक शिक्षण क्या होता है, नट धातु से बना है आदि आपको मैंने समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि साथ साथ अभिनय करना किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाटक कहते हैं और मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह दृश्य काव्य भी कहलाता है जो रसानुभूति कराती है। तो आज नाटक शिक्षण यहीं पर आपका समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से समझ में आए, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे जो भी सराहना दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।